अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था मेडियास्टिनम के एनाटॉमी को। फिर हम गए थे मेडियास्टिनल ट्यूमर्स कैसे सीन होते हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे। आज हम पढ़ेंगे कि मेडियास्टिनल ट्यूमर हम कैसे दिखते हैं ऑन सीटी, ऑन कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा ये याद रखें कि मेडियास्टिनल मासेस को जब भी हम चेक करते हैं ना, या ट्यूमर्स को, तो उन मासेस के हम साइज को चेक करते हैं थ्रू सीटी। ठीक है, प्रिसाइज लोकेशन को चेक करते हैं एंड उनकी शेप को चेक करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी हम उन मासेस को जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि ये बिनाइन है, ये मैलिग्नेंट है, कौन से टाइप का जो है ये मास है या ट्यूमर है। ठीक है, तो प्रिसाइज लोकेशन, साइज एंड शेप को हम चेक करते हैं। साथ में अगर कोई ऐसा मास है कि मतलब वो हमारे पास फैला हुआ है, तो उसके एक्सटेंट को हम चेक करते हैं, मतलब इसका फैलाव कितना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंट को चेक करने के लिए और प्रिसाइज लोकेशन को चेक करने के लिए हम जाते हैं ऑन द कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी आपके साथ क्या करता है, ये प्रॉपर डायग्नोस देगा आपको। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पैथोलॉजी जो आपको चेस्ट एक्सरे पे विजुलाइज नहीं होती ठीक से, उसकी कंफर्मेशन के लिए आप कंप्यूटर टोमोग्राफी पे जाते हो। कंप्यूटर टोमोग्राफी आपके पास क्या करता है, ये नैरोइंग डाउन ऑफ अ डिजीज करता है, मतलब एग्जैक्ट आपको पैथोलॉजी जो है ना डायग्नोस करके देता है। जैसे मैंने इंट्राथोरेसिक, आपको याद है मैंने इंट्राथोरेसिक जो है ना गोइटर की बात की थी, इंट्राथोरेसिक गोइटर, जिसमें हमने कहा था कि इसको हम रेट्रोस्टर्नल या सबस्टर्नल गोइटर भी कह सकते हैं। इसको क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि जब कंप्यूटर टोमोग्राफी के इमेजेस हमने देखे तो यहाँ पे सुपीरियर मेडियास्टिनम था और यहाँ पे एंटीरियर मेडियास्टिनम था। तो ये गोइटर लोअर नेक, ये लोअर नेक का एरिया था, लोअर नेक से लेके सुपीरियर मेडियास्टिनल में एंटर हुआ था। फिर इतना ज्यादा ये गोइटर बड़ा हुआ था कि सुपीरियर मेडियास्टिनल से एंटीरियर की तरफ इसकी कंटिन्यूटी हुई थी। ठीक है, तो इस कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी पे जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम चेक करें तो हम लिम्फ एडिनोपैथी भी इस पे जो है वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम लिम्फ नोड्स की बॉर्डर्स को चेक करते हैं, उसके शेप को चेक करते हैं। ठीक है, अगर लिम्फ नोड जो है वो ओवल शेप है और मल्टीपल लिम्फ नोड्स हमारे पास प्रेजेंट है, ओवल शेप मल्टीपल लिम्फ नोड्स है, देन हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिनेरियोज याद रखें। आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक सीटी का इमेज है जिसमें हमने कंटिन्यूटी देखी गोइटर की सुपीरियर से मेडियास्टिनम से एंटीरियर मेडियास्टिनम की तरफ, ये क्या हो सकता है, तो इट इज एन इंट्राथोरेसिक गोइटर, रेट्रोस्टर्नल गोइटर और सबस्टर्नल गोइटर। ठीक है, इस तरह इसका भी इस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम सीटी की फिजिक्स को देखें ना, तो सीटी का फिजिक्स हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, आपको याद है हमने सीटी फिजिक्स जब पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि हाउस फील यूनिट के बेस पे हम जो है ना वो मासेस को डायग्नोस करते हैं कि किस किस्म का मास है। ठीक है, अगर हम हाउस फील यूनिट को देखें तो ये डिपेंड कर रहा है लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट को। ठीक है, आपको पता है लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट क्या चीज है, ये डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे और एटॉमिक नंबर पे। जितना डेंसिटी ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, और इन रिटर्न हाउस फील यूनिट ज्यादा होगा तो वो आपको हाइपरटेंस दिखता है ऑन द सीटी। ठीक है, तो जो सॉलिड मासेस होती है ना, सॉलिड मासेस, वो हमेशा हाइपरटेंस आपको नजर आएंगी क्योंकि उनका हाउस फील यूनिट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह अगर आप फेट्स को देखें तो फेट्स आपको हाइपोटेंस नजर आएंगे, लो डेंसिटी की नजर आएंगे। आया वो फेट पेड हो, कोई लोकलाइज फेट हो, या कोई कलेक्शन ऑफ फेट हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फेट कहाँ पे होती है, जैसे कशिंग सिंड्रोम है। अगर हम देखें कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम में इस तरह होता है ना कि जो कोर्टिसोल का एक्सपोजर टू कोर्टिसोल जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है, जब एक्सपोजर टू कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है वहां पे फेट कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, फेट कलेक्शन जो है ना वो एक्सेस हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है और वहां पे आपको लाइपोमेटोसिस कंडीशन मिलेगी। लाइपोमेटोसिस मतलब फेट कलेक्शन वहां पे आपको नजर आएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कशन सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर कोई वो मास आपके पास सॉलिड मास है, वो या तो फेट पेड है या वो कोई लाइपोमेटोसिस कंडीशन है, लाइपोमा वगैरह है, इन कशिंग सिंड्रोम की वजह से है, या कोई वो मास जो है सिस्ट है। ठीक है, तो आप उसको प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ हाउसफील्ड यूनिट जो है ना वो डायग्नोस कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। अगर कैल्सिफिकेशन है तो आपको पता है जब कैल्सिफिकेशन होती है वहां की डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि इसका लीनियर एटेन्युएशन कोएफिशिएंट अब ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो इन रिटर्न उसका हाउसफील्ड यूनिट सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा होता है। तो हमेशा याद रखिए कैल्सिफिकेशन का हाउसफील्ड यूनिट हमेशा सॉफ्टवेयर पे +1000 तक चलता रहता है। तो हम वहां से ये डिनोट कर लेते हैं या डायग्नोस कर लेते हैं कि ये कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, इस तरह अगर आप सिस्ट का देखें तो व्हाट इज सिस्ट, हमने सिस्ट को पढ़ा था कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है। फ्लूइड फिल्ड है मतलब कि वाटर की नजदीक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है जो 0 हाउसफील्ड यूनिट से स्टार्ट होता है, वाटर का हाउसफील्ड यूनिट 0 होता है ना। अब ये सिस्ट जो है ना इसमें इम्प्यूरिटीज आ गई हैं, है तो वाटर लेकिन इसमें इम्प्यूरिटीज आ गई हैं इस कैविटी में, तो मतलब इसका हाउसफील्ड यूनिट जो है वाटर की नजदीक होगा, विच इज 0 to 20, 0 और 20 के दरमियान इसका हाउसफील्ड यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसे एमसीक्यू हो कि हमने लिवर का सीटी का इमेज लिया, हमने उस पर देखा कि हमारे पास कैविटीज थी, उनका हाउसफील्ड यूनिट जो है 15 आ गया, 20 आ गया, 19 आ गया, वो क्या हो सकता है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपके पास सिस्ट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इसी हाउसफील्ड यूनिट को जो है ना हम कुछ कंडीशन में इंक्रीज करते हैं आर्टिफिशियली। एक तो बॉडी का अपना हाउसफील्ड यूनिट होता है, एक हम आर्टिफिशियली इसको इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग। आर्टिफिशियली किस तरह करते हैं, आईवी कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ठीक है, सीटी में हम जो कॉन्ट्रास्ट देते हैं वो आई डिनोटेड कॉन्ट्रास्ट होता है, तो जो इंडिकेटेड कॉन्ट्रास्ट पेशेंट है उनको हम आईवी कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो थायराइड ब्राइट नजर आएगा आपको, ठीक है, जब आपने आईवी दी होगी। एक आप वेसल्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपने आईवी के जरिए दी है तो कॉन्ट्रास्ट सारे वेसल्स में मूव करेगा, आर्टरी से लेके वेन तक। ठीक है, अब वेसल में अगर कोई एनोरिज्म वगैरह हुआ है वो उसको भी जो है बल्जिंग हुई है या डायलिटेशन हुई है वो उसको भी अच्छे से डायग्नोस कर सकता है। अगर कोई इस वेसल की वजह से कोई इस ट्यूमर्स की वजह से कोई ट्यूमर है और उस ट्यूमर की वजह से कोई एनॉर्मली कोई चेंजेस आ गए हैं इन द वेसल और इन द ऑर्गन, उसको भी आप हाउसफील्ड यूनिट के जरिए क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि उसका हाउसफील्ड यूनिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, हाउसफील्ड यूनिट को उस एरिया में इंक्रीज करता है और आपको वो चीज हाइपरटेंस दिखाता है, मतलब ब्राइट दिखाता है। ठीक है, तो ये सब आपके पास हो गया अबाउट द मीडियास्टिनल ट्यूमर्स, ये कैसे दिखते हैं हमारे पास सीटी में। सीटी में मोस्टली याद रखिए आप कैंसर्स को भी जो है वो डायग्नोस कर सकते हो सीटी पे, क्योंकि मासिस के एक्सटेंट को, प्रिसाइज लोकेशन, इन सब चीजों को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया हाउ मीडियास्टिनल ट्यूमर जो है डायग्नोस्ड ऑन द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑन द आयोटिक एनोरिज्म। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।